अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अच्छा, तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है हमारे पास डाटा एनालिसिस। डाटा का मतलब क्या होता है हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई होती है हम उसको डाटा का नाम देते हैं। ठीक है। एनालिसिस, व्हाट इज़ एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, किसी भी चीज़ का तज्जिया करना। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन का तज्जिया किया जाता है। व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डाटा टू डिस्कवर द यूज़फुल इंफॉर्मेशन। कि किसी भी डाटा को कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर काम करके उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन बनाना है जिससे हमें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल सके। डाटा एनालिसिस ज़रूरी क्यों होता है? किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए या उसको डिसप्रूव करने के लिए कि आया ये जो हमने किसी भी चीज़ का आइडिया लगाया है, किसी भी चीज़ का हिसाब लगाया है, ये सही है या फिर ये गलत है। इस चीज़ को एनालाइज़ किया जाता है, तज्ज़िया किया जाता है इसका, और उसको फिर बाद में रिज़ल्ट दिए जाते हैं। ठीक है। उसके ऊपर हम एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं हम डाटा के ऊपर, उसको एनालाइज करने के लिए, और उसकी जो हमारे पास फिर इंफॉर्मेशन हासिल होती है उसको फिर आगे मज़ीद जो है वो पढ़ा जाता है। अब डाटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो स्पेसिफिक यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मेथड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। वो है हमारे पास मेथड, एक है रेशो और एक है प्रोपोर्शन। ठीक है। रेशो है और प्रोपोर्शन है। व्हाट इज़ रेशो? व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, के दो किसी भी नंबर्स के दरमियान में अगर हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेशो। मतलब कि जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें ए एंड बी दिया हुआ है, तो ए रेशो बी, द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज़ कॉल्ड एज द रेशो। इसको हम क्योटन, मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक डिवीज़न है। इसको हम डिवाइड के नाम से या फिर कॉलोन के मार्क से जो है वो हम इसको बताते हैं कि ये रेशो है। ठीक है। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेशो। अच्छा, तो अब हमारे पास रेशो का फॉर्मूला क्या है? देखो, ए रेशो बी, जो इन्होंने दो पॉइंट बनाए हुए हैं, दो नुक्ते बनाए हुए हैं, इसको हम कोलोन कहते हैं। ए रेशो बी दैट इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेशो की तरह, और इसको हम ए डिवाइडेड बी की सूरत में भी लिख सकते हैं। ए और बी की रेशो जो है उसका जो रिलेशन है वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट जो है वो हम उसको मैथ के अंदर जो है ये नाम दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? इट मीन्स टू ज्वाइन द टू इक्वल रेशो बाय साइनिंग द इक्वालिटी। अब यहाँ पे देखो, हम पहले बात कर रहे थे रेशो की, जहाँ पे हमने बात की थी ए रेशो बी, यानी कि सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान के ताल्लुक़ की बात हो रही थी। लेकिन प्रोपोर्शन क्या होता है कि दो रेशोज़ हैं हमारे पास, ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। इन दोनों रेशो का आपस में क्या ताल्लुक़ है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है। उसको देखो, यहाँ पे डबल कोलोन जो है वो आपको 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, 4 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। इसके ज़रिए भी हम इसको डिनोट करते हैं, और हम इज़ इक्वल टू जो है वो इक्वालिटी के साइन से भी हम इसको डिनोट करते हैं कि ये इक्वालिटी भी इसका मतलब है प्रोपोर्शन, या फिर ये जो हमने डॉट्स जो 4 हैं इनको भी हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। ठीक है। तो रेशो और प्रोपोर्शन का आपको पता चल गया होगा। रेशो का मतलब है दो किसी भी चीज़ों के दरमियान का ताल्लुक़, और प्रोपोर्शन का मतलब है कि हमारे पास दो रेशो हैं, ए रेशो बी है, सी रेशो डी है। इन दोनों के दरमियान का जो ताल्लुक़ है उसको हम प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे।
प्रोपोर्शन देखिए, अब प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वालिटी ऑफ द रेशियोज़, रेशियो के दरमियान की जो इक्वालिटी होती है, जो उसका ताल्लुक़ हम देखते हैं, उसको हम प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट से मुझे बता सकते हो कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो, व्हेन देयर इज़ अ प्रोपोर्शन। अच्छा, तो प्रोपोर्शन का फ़ायदा क्या होता है? प्रोपोर्शन में हम क्या, अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती हैं प्रोपोर्शन में, ठीक है, आपको पता चल चुका है। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और उसमें से एक वैल्यू अननोन है, हमें नहीं पता उस वैल्यू का, तो हम उनके ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड से रेशो और प्रोपोर्शन जो है वो उनके रिलेशन से हम वो फोर्थ वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें एग्जांपल हमारी बुक में बहुत अच्छी दी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट रेशो देखो 14:20 हमें बताया गया कि हमने 20 स्पैरोज़ जो हैं वो उनका एक्सपोजर करवाया मॉस्किटो के साथ, उसमें से 14 जो हमारे पास स्पैरोज़ थी उनको मलेरिया हो गया। ठीक है, तो हमारे पास रेशो क्या आई 14:20, मतलब कि आउट ऑफ 20 14 स्पैरोज़ गॉट मलेरिया। अब सेकंड रेशो उन्होंने हमें दी हुई है, वो हमें कह रहे हैं अगर हम 100 स्पैरोज़ का एक्सपोजर करवाते हैं मॉस्किटो के साथ, तो उसमें अच्छा, तो अब जो उन्होंने हमें सेकंड रेशो दी हुई है x/100, अब उन्होंने ये कहा है कि हमने 100 स्पैरोज़ का अगर हम एक्सपोजर करवाते हैं मॉस्किटो से, उनमें से कितनी स्पैरोज़ होंगे जिनको मलेरिया होगा। ठीक है, अभी ये हमें पता नहीं है, तो इस चीज़ को इन्होंने हमें सेकंड रेशो निकाल दे दी है। अब फर्स्ट और सेकंड रेशो का रिलेशन निकाल के हम उस एक्स को फाइंड आउट करेंगे थ्रू द प्रोपोर्शन वैल्यू। ठीक है, अब जो प्रोपोर्शन है हमें पता है, उसमें हमें उन्होंने किस तरह से रिलेशन निकालने का बताया हुआ है। देखो 14:20 फर्स्ट रेशो है, x/100 ये हमारे पास सेकंड रेशो है। अब इन दोनों के रेशो का हमने रिलेशन निकालना है और इस रिलेशन से हम बताएंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, या फिर कितनी स्पैरोज़ जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि कितनी स्पैरोज़ हैं जिनको खदशा है कि उनको फिर मलेरिया हो सकता है आउट ऑफ 100। तो उसके लिए अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट रेशो है वो है 14:20, सेकंड है x/100। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इनका जो रिलेशन है रेशो एंड प्रोपोर्शन का, वो ये होता है A/B इंटू C/D। हमारे पास B और C जो हैं, जो दरमियान वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं मीन्स, और जो बाहर वाली हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स, इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो हमें बताएंगी किस तरह से x की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो B एंड C है, A एंड B, जो दोनों बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं उन दोनों का हमने एक साइड पे रखना है, और जो हमारे पास मीन्स दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक साइड पे रखना है। तो हम क्या करेंगे, A इंटू D हो गया हमारे पास, ये देखो नीचे, और B इंटू C हो गया ये हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ तक आपको पता चल गया। तो हमने A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया D को, दैट वुड बी इक्वल टू B इंटू C। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आ गया, जिसके तहत हमने वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, जिसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। अब इसी तरह से हमने मीन्स और एक्सट्रीम्स की जगह पे अपनी अपनी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया है। इसी तरह हमारे पास क्या हो गया, x इंटू 20 हो गया, 100 इंटू 14 हो गया। ठीक है, हमने मीन्स और एक्सट्रीम्स के फार्मूला अप्लाई करके अपनी वैल्यूज़ को लिख दिया। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की, तो हमें x को अलग करना पड़ेगा। x को हम इधर करेंगे तो 20 हमारे पास क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू
100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 14। अब हम इनको जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और आपको पता है वो हमने किस तरह इजीली करना होता है, और उसके बाद उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70। इट मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज वुड गेट मलेरिया। कि अगर हम 100 स्पैरोज का एक्सपोजर करवाते हैं मॉस्किटो के साथ, तो हमारे पास कितनी स्पैरोज जो होंगी जिनको मलेरिया होने का ख़दशा है, तो वो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 70। तो अब देखो यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि किस तरह से हमने रेशियो और प्रोपोर्शन का जो रिलेशन है वो निकालना है, किस तरह हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी। तो फोर्थ वन जो है वो बहुत इजीली हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है मैथमेटिक्स के। अब देखो बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बहुत सी फील्ड्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन हर फील्ड में ही हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड के ज़रिए हम रेशियो प्रोपोर्शन के ज़रिए वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, और इस तरह से जो है वो हम आगे वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू किसी भी हाइपोथेसिस की या किसी भी एक्सपेरिमेंट की वो हम आगे देते हैं। अब जिस तरह से जीन फाइंडिंग हो गई है, प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया, उसमें क्या प्रोपोर्शन है, कितनी रेशो में क्या चीज़ है, कितनी में क्या चीज़ है, तो हम ये सारी फाइंड आउट करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड से। इसी तरह से प्रोटीन इंटरेक्शंस, प्रोटीन के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उनकी रेशो प्रोपोर्शन भी इसी तरह से हम उनकी वैल्यूज़ भी निकालते हैं। इसी तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, यानी कि बायोलॉजिकल डाटा को स्टैटिस्टिकल मेथड जो हमने रेशो और प्रोपोर्शन मेथड किया, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम कंप्यूटेशनल मेथड भी अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड भी अप्लाई करते हैं, मीन मीडियम मोड, ये सारे जो हम स्टैट के अंदर जो है ये सारे फार्मूला पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें अप्लाई करके बायोलॉजी में भी, ठीक है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये सारी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं और एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, लेट मी नो कि आपको समझ आए हैं नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।